मैं अपनी मरी हुई बेटी की शक्ल तक नहीं देख पा, मुझे आज भी याद है। बिरजू भाई को इतनी सारी चोटें लगी है, दोनों पैर उनके पट्टी हो रखे हैं, दोनों पैरों में बहुत ज्यादा चोटें हैं। किसी ने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी है, किसी ने अपने फेसबुक पे पोस्ट करी है। हकीकत क्या है मैं जानना चाहता हूँ बिरजू भाई से। मेरी नज़र उनके हाथों में जो डंडे थे लोहे के या फिर आपके लकड़ी के, तो मेरे उन पर नजर पड़ी तो मैं समझ गया ये पक्का आज मुझे कूटने आए हैं। बच्चे को सर कर दिया, जितने भी डंडे मारे उन्होंने शरीर में तो मारे मारे, पर हेलमेट पे भी मारे। बिरजू मयाल ने अपनी जिंदगी में एक ही काम नहीं किया। हाँ, अच्छा। मैं इतना जरूर कहता हूँ कि हाँ। मैं छलिया हूँ। हाँ। मैं सिर्फ वचन दे सकता हूँ, ब्लॉक के अधिकारियों को डर पैदा करना पड़ेगा। तो आज मेरे साथ साथ में जो बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मुझे नहीं लगता अपने उत्तराखंड में और कहीं भी वो किसी भी परिचय के मोहताज होंगे। आप सभी लोग उनको प्यार से बहुत नामों से जानते होंगे। मैं जिस नाम से जानता हूँ वो है बिरजू मयाल। तो बिरजू भाई को मैं काफ़ी टाइम से फॉलो करते हुए आ रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। बहुत सारी उनकी वीडियोस, बहुत सारी रील्स उनकी मैंने देखी है। मैंने भी बहुत सारी रील्स को लाइक भी किया है और बहुत टाइम से फॉलो भी कर रहा हूँ। आज बिरजू भाई आज हमारे घर पे आए हैं और आज मैं बिरजू भाई के साथ बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। आप रेडी हैं? बिल्कुल। बिरजू भाई हमेशा रेडी रहते हैं, हर चीज बात के लिए, हर चीज के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो आज बिरजू भाई के साथ हम ना बहुत सारी बातें, बहुत सारी गपशप और बहुत सारा कुछ पूछने वाला हूँ मैं बिरजू भाई से। तो स्वागत है बिरजू भाई आपका मेरे वीडियो में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके देखने वालों का शुक्रिया, और उनको मेरा प्रणाम। बुजुर्गों, माताओं, बच्चों और सभी को मेरा प्रणाम। तो ये है बिरजू भाई की सादगी, जिस सादगी ने मुझे यहाँ तक खींचा कि मैं बिरजू भाई से मिला और आज हम साथ में बैठे हैं। यही बिरजू भाई का सरल स्वभाव और सादगी हमेशा बनी रहे, हम ऊपर वाले से कामना करते हैं और जल्दी वो स्वस्थ हो इसकी भी मैं कामना करता हूँ। कुछ दिनों से आप लोगों ने फेसबुक पे और इंस्टाग्राम में बहुत सारी रील देखी होगी। लोगों ने अलग अलग तरह से बिरजू भाई की इस चीज़ को दिखाया है और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं लोगों ने नेगेटिव भी करके दिखाया, बहुत लोगों ने पॉजिटिव करके दिखाया। उस सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बिरजू भाई से मेरा जो सवाल है वो ये है कि बिरजू भाई ने कब से ये सोचा कि मैं अपने उत्तराखंड के लिए, अपने समाज के लिए, अपने रामनगर के लिए, अपने पहाड़ी भाइयों के लिए काम करना स्टार्ट करता हूँ, समाज सेवा करना स्टार्ट करता हूँ? कब से ये सोचा बिरजू भाई ने? ये सबसे पहला सवाल मेरा ये है। जी, लॉकडाउन में जैसे सभी लोग घर आए थे उस टाइम, आपको पता है जब पहले सबसे पहले 2019 के लास्ट में कोरोना काल लगा था, तो मैं भी ऐसे ही मैं भी घर आया था। तो मैंने ये देखा कि सब्जी की मारामारी चल रही है, परचून का सामान नहीं मिल रहा है। तो मैं रातों रात जो पैसे मैं दिल्ली शहर से मतलब जॉब करके कमा के लाया था, मैं उससे परचून का सामान लेके आया ताकि गांव में परचून के सामान की कोई दिक्कत ना हो। और सब्जी की गाड़ी मैंने एक चलाई, मैं खुद उसमें बैठ के गया ताकि लोगों को सब्जी की दिक्कत ना हो। जो लोग पैसे देकर खा सकते थे उनको पैसे देकर खिलाया, लेकर खिलाया। और जो लोग पैसे नहीं दे सकते थे या जैसे कोई अपाहिज है या नहीं ले सकता है, जिनके पर डे की दिहाड़ी से परिवार चलते थे, अब वो बेचारे लॉकडाउन के कारण घर पर बैठ चुके थे, उन लोगों को फ्री भी सब्जियां दी। और जहाँ देखा कि कहीं राशन की ज़रूरत है तो मेरे पास जो ज़मीन है उससे जो मेरा गेहूं था उसको मैंने पिसवा कर सल्ट जैसे दूर वाली जगह में और कोटाबाग में कई इलाकों में मैंने आटा भी भिजवाया। बाटा ही भिजवाया। तो स्टार्टिंग आपकी लॉकडाउन से हुई? लॉकडाउन से हुई। अच्छा। बहुत से लोग मुझसे अब ये भी पूछना चाहते होंगे, वैसे बहुत से लोग जानते भी हैं कि बिरजू भाई कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका बचपन कहाँ बीता। और ब्लॉगिंग तो मैं खैर पहले से करता था, ब्लॉगिंग पहले से पर करता, एक बड़ी शुरुआत मेरी लॉकडाउन से हुई थी। लॉकडाउन से हुई। और बहुत से लोग ये भी जानना चाहते होंगे, मैं भी खुद जानना चाहता हूँ कि बिरजू भाई का गांव कौन सा है, बिरजू भाई ने कहाँ पे स्कूलिंग करी, उस चीज़ के बारे में बिरजू भाई से जानेंगे कि कब से उन्होंने, कहाँ से स्टार्ट करा उन्होंने अपना जो करियर था, या उससे पहले उन्होंने जॉब करी तो जॉब कहाँ पे करी, वो सब चीज़ के बारे में उनसे पूछेंगे। तो बिरजू भाई आपका गाँव कहाँ पे है? जी, मेरी जन्मभूमि, मेरी मातृभूमि, मेरी पितृभूमि ग्राम नाथुजाला जो कोटाबाग ब्लॉक में है, विधानसभा कालाडूंगी में है, जिला नैनीताल में है। और मेरी पढ़ाई की बात करूं तो मैंने 5 क्लास तक प्राइमरी स्कूल दोहनिया में पढ़ा है। आज भी मुझे टीचर का नाम याद है। एक बहन जी हुआ करती थी जिनका नाम रुचि था, श्रीमती रुचि। हाँ। उसके बाद मैंने उसके आगे की शिक्षा 6ठी क्लास में मैं राजकीय इंटर कॉलेज बॉयज कोटाबाग गया, जहाँ मैं हम 3 बच्चे पढ़ते थे, एक मैं, एक मेरा चाचा का लड़का रघु और एक मेरे दूसरे चाचा का लड़का बीरू मयाल।
तो उनके घर वालों को बहुत विश्वास था कि हमारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं और शायद बिरजू इस साल फेल हो जाएगा छठी क्लास में और ये दोनों पास हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं हो पाया। वो दोनों फेल हो गए, बिरजू में यार ग्रेस लेके पास हो गया। उसके बाद मेरे बड़े भाई का मन में एक ख्याल आया कि बिरजू को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया जाए, जैसे कि बिरजू अपने घर में सबसे छोटा था। तो उनके मन में एक ख्याल आया। उस टाइम आरएसएस के स्कूल होया करते थे, सरस्वती शिशु मंदिर और सरस्वती विद्या मंदिर। तो कोटाबाग में एक सरस्वती शिशु मंदिर था जिसमें मैंने 7वीं और 8वीं क्लास में पढ़ा। 2 क्लास मैंने वहाँ पढ़ा। उसके बाद मैं जब 9वीं में गया तो मैं चांदपुर स्कूल में गया जो जूनियर स्कूल था, और 9वीं में एक साल तो मेरे 9 नंबर आए थे गणित में और दूसरे साल मेरे 10 नंबर आए थे, मैं फेल हो गया। फिर उसके आगे की पढ़ाई मैंने ओपन बोर्ड से करी 10वीं से। और देखा जाए तो मैं अपने आप को पढ़ा लिखा नहीं मानता हूँ, क्योंकि ओपन बोर्ड में पैसे देकर सेटिंग होती है, ओपन बोर्ड में नकल होती है, बच्चों को बैठाकर वहां पर दूसरे बच्चे को बैठाकर ओपन बोर्ड NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूलिंग ऐसा कुछ है। तो उसमें मेरे हिसाब से वो फ्रॉडिंग है, वो फ्रॉड है बिल्कुल भी। मैं उसको 0 कहूँगा, क्योंकि अगर मैंने उससे 10 पास किया है तो मुझे 9 फेल ही समझा जाए, 10 पास ना समझा जाए। अब आपने नौकरी की बात करी तो मैंने शुरुआत शिवांगी से करी थी। शिवांगी एक फैक्ट्री है, जब काशीपुर हमको रेलवे ट्रैक से पहले पड़ती है, आपने देखी होगी राइट साइड। बिल्कुल। अगर हम वहां से आते हैं काशीपुर से रामनगर की तरफ तो लेफ्ट साइड में शहर CRF के बगल में है। बिल्कुल। तो वहां मैंने मात्र 1500 में पहली जॉब करी थी। वहां पर मैं वेटर के रूप में काम करता था। उसके बाद में 1 महीने बाद वहां से घर आया तो हमारे गांव में एक दिनेश रावत नाम के व्यक्ति थे, जिनको लोग दानी दानी भी कहते हैं प्यार से। तो उन्होंने मेरे पिताजी से कहा होगा या मुझसे कहा कि मतलब आप एक काम कीजिए, अपने बच्चे को आप बॉम्बे शहर भेजिए, वहाँ पर मैं इनको किचन में लगाऊंगा। उसी बीच में क्या हुआ कि कृषि विभाग से मुझे एक ऑफर आया था। उस टाइम में कृषि विभाग में 8वीं क्लास की भी ले लेते थे, पर मेरे मन में ऐसा क्या विचार आया कि मैंने मना कर दिया। अच्छा। वरना आज क्या पता मैं कृषि विभाग का अधिकारी होता। एक बड़ा अधिकारी जो कृषि विभाग का हमारे घर में आया था, बिल्कुल, जिसका मैंने सर फोड़ दिया था। अच्छा। हाँ, मैंने बॉल विकेट में मारने के बजाय उनके सर में मार दी। इसने कृषि अधिकारी ने मुझे पसंद किया और बोला कि इस बच्चे को मैं ले जाना चाहता हूँ, इसको कृषि विभाग में लगाना चाहता हूँ। मैंने उस टाइम मना कर दिया। बिल्कुल। उसके बाद मैं बॉम्बे चले गया। बॉम्बे मैंने 1 साल करीब काम किया। इंडियन हेल्पर में एक डिपार्टमेंट होता है, बिल्कुल, इंडियन हेल्पर में। उसके बाद वहाँ से 1 साल मैंने काम करने के बाद मैं घर आया। घर आने के बाद मैंने नेस्ले इंडिया में काम किया। उसके बाद मैंने मिंडा में काम किया। उसके बाद मैंने रुद्रपुर में, इन 2 कंपनी में काम करने के बाद मैं नोएडा मिंडा में गया। नोएडा मिंडा के बाद मैंने हल्दीराम फूड एथनिक लिमिटेड में कॉन्टिनेंटल का शेफ रहा। उसके बाद मैं दिल्ली गया। दिल्ली में सिम्फनी होटल था, वहाँ पर मैं सेकंड कॉमी में काम करता था, इंडियन सेकंड कॉमी में। उसके बाद मैं सीधे लुधियाना गया। लुधियाना में एक हमारे कुंदन शेफ होया करते थे, उन्होंने वहाँ पर बुलाया था। तो वहाँ पर मैंने फर्स्ट कॉमी इंडियन में काम किया था। महाराजा ग्रांड एक रिजॉर्ट था उसमें। उसके बाद मैं एक बद्दी में एक नया रेस्टोरेंट हिमाचल प्रदेश में खुला था, तो वहाँ पर मुझे मतलब शेफ के रूप में काम मिला था, फुल शेफ के रूप में, एग्जीक्यूटिव शेफ जिसको कहते हैं। वहाँ पर मैंने उस रेस्टोरेंट की ओपनिंग कराई, पर अगले 3 महीने बाद वो रेस्टोरेंट मुझे पता नहीं था कि किसी माफिया का है, तो उसने 3 महीने की मेरी सैलरी रोक दी। तो मैंने एक दिमाग लगाया, क्योंकि पिताजी का अकाउंट तो पिताजी का था उस टाइम, बिल्कुल। और उसमें जो ATM था वो मेरे पास था। एक दिन जब मालिक आते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ, सर घर वाले डांट रहे हैं, पैसे नहीं है, आप पिताजी के अकाउंट में भेज दीजिए, मैं नहीं भागूंगा। उनको क्या पता ATM मेरे पास है। रात को उन्होंने पैसे डाल दिए और मैंने पैसे वहाँ से निकाल कर, रात को वहाँ एक अच्छा सा डॉग होया करता था जो किसी को बाहर नहीं जाने देता था, उसके लिए मैंने पहले ही नॉनवेज निकाल के रखा था। जब मैं वहाँ से निकला तो मैंने नॉनवेज कुत्ते को डाला और वहाँ से सीधे निकल पड़ा। वहाँ की किसी स्टाफ ने शिकायत कर दी कि बिरजू और बिरजू का एक साथी यहाँ से निकल चुके हैं। क्योंकि वो माफिया था, बिल्कुल, वो मुझे पकड़ सकता था, बिल्कुल। पर मैंने वहाँ के एक स्टाफ से पूछा कि आज से पहले जो लड़के भागे थे वो कहाँ से पकड़ गए। उन्होंने कहा चंडीगढ़ बस स्टैंड से, रोडवेज बस अड्डे से। तो मैं चंडीगढ़ की तरफ को नहीं गया, मैं वहाँ से उल्टा धर्मपुर से हिमाचल की तरफ गया।
हिमाचल से मैं नाहन आया, नाहन से मैं सीधे देहरादून आया, देहरादून से घर आया, वो मुझे नहीं पकड़ पाएगा। उसके बाद दोबारा से मैं सिम्फनी होटल गया, और सिम्फनी होटल जाने के बाद वहाँ भी मैंने 6 महीने काम किया। उसके बाद मैं फिर से उत्तराखंड आ गया। उत्तराखंड आने के बाद मैंने छोटे छोटे रेस्टोरेंट खोले, रेस्टोरेंट नहीं चले, तो उसके बाद मैं फिर राजस्थान चले गया। जब मेरे को पहली बार मेरे पे एक मुकदमा हुआ था, हाँ। तो उसके बाद घर मैं बाहर आया तो घर वालों ने प्रेशर दिया नौकरी करने जाओ। मैंने रेस्टोरेंट बंद करके मैं राजस्थान चले गया। वहाँ मैं जयपुर के टोल टैक्स में एज ए मैनेजर के रूप में काम कर रहा था। और उसके बाद 1 साल टोल टैक्स करने के बाद उसके बाद मैं फिर से घर आया, जब मेरी बेटी की सांप द्वारा काटने से मृत्यु हो गई थी। और आज मैं सच कहूँ तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेटी की आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि हम कई बार ऐसे काम करते हैं, हम सनातनी हैं, बिल्कुल हम नियमों के आधार पर नहीं चल रहे हैं। नहीं चल रहा है। सूर्य अस्त होने के बाद किसी भी बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। अच्छा। मैं लड़की का पिता था, हाँ। और मेरी बेटी मुझे बहुत प्यार करती थी। मैं उसके बिना जब घर आता था एक पल भी नहीं रहता था। तो मेरी फ़ोन पे अपने सगे भाई से बात हुई थी, तो मैंने कहा मैं निकल गया हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो भाई ने बोला नहीं नहीं, मैं ले जाऊँगा, मैं अंतिम संस्कार कर दूंगा। तो मैं भाई से लड़ भी नहीं सकता था, बिल्कुल। और मैं अगर उसको नियम बताने लग गया ऐसे टाइम में, तो वो मेरी बात मानेगा भी नहीं। वो एक ही बात कहेगा जो दुनिया कह रही है कि ये तो पागल है। ठीक हो गया। तो उन्होंने अंतिम संस्कार सूर्य अस्त होने के बाद बेटी का कर दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेटी को आत्मा को शांति नहीं मिली है, क्योंकि सूर्य अस्त होने के बाद अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। नहीं करते। उसके खिलाफ ये गए, किसी जानकार आदमी से नहीं पूछा, और मैं ऐसे टाइम में घर में पहुंचा जब सब कुछ हो चुका था। मैं अपनी मरी हुई बेटी की शक्ल तक नहीं देख पाया, मुझे आज भी याद है। बिरजू भाई से दूसरा सवाल पूछते हैं कि आजकल बिरजू भाई का जो ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड कहेंगे उसे, ठीक है, बिरजू भाई का हर जगह ट्रेंड चल रहा है। बिरजू भाई को इतनी सारी चोटें लगी है, दोनों पैर उनके पट्टी हो रखे हैं, दोनों पैरों में बहुत ज्यादा चोटें हैं मेरे ख्याल से, तो बहुत ज्यादा, क्योंकि पट्टी लगी है तो मुझे दिख नहीं रहा। पर इस अवस्था में बिरजू भाई चल रहे हैं, लोगों के साथ काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, और हर किसी की हेल्प कर रहे हैं। तो बिरजू भाई से मैं ये पूछना चाहता हूँ, बिरजू भाई ये चोट कैसे लग गई आपको इतनी सारी? ये चोट जब मेरी बेटी इस दुनिया से गई थी, उससे बड़ी चोट नहीं है, मैं इसको चोट नहीं मानता। हाँ। क्योंकि मेरी बेटी को उस सांप ने कम से कम 7 बार एक ही हाथ में काटा था। जब तक सांप का जहर पूरे शरीर में नहीं फैल गया और मेरी बेटी को जहर का नशा नहीं हुआ, तब तक उसने सांप को अपने हाथ से नहीं छोड़ा। इतनी बहादुर वो बेटी थी, तो उससे बड़ा दर्द ये नहीं है। काफी लोगों ने बहुत नेगेटिव और बहुत लोगों ने कमेंट, बहुत सारी वीडियोस भी बनाई है कि बिरजू भाई का एक्सीडेंट हुआ है, किसी ने बोला बिरजू भाई को मारा गया है, किसी ने बहुत अलग अलग तरह से सवाल करे हैं, वीडियो बनाई है, किसी ने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी है, किसी ने अपने फेसबुक पे पोस्ट करी है। हकीकत क्या है मैं जानना चाहता हूँ बिरजू भाई से, क्योंकि मुझे भी हकीकत नहीं पता। मैंने भी वो सब वीडियोस देखे जो लोगों ने पोस्ट करी है। हकीकत बिरजू भाई से जानते हैं कि हकीकत में हुआ क्या था उनके साथ उस दिन काशीपुर में। देखिए, जब मैं रामनगर से काशीपुर की ओर जा रहा था, तो मेरे को पता भी नहीं वो मोड़ कौन सा, पुलिस वालों द्वारा बताया गया कि केला खेड़ा मोड़ था। केला खेड़ा नहीं, केला मोड़ था। केला मोड़ था। केला मोड़ पे एक गाड़ी जो आगे वाली थी बलेनो, भूरे कलर की, शायद यहाँ पर वो कलर नहीं है, नहीं, भूरे कलर की बलेनो थी। हाँ हाँ। तो उस गाड़ी वाले ने पहले, क्योंकि वो जब मेरे से उसने ओवर अटैक किया, तो उसका लेफ्ट दरवाज़ा और मेरा राइट हैंडल, उसने लेफ्ट दरवाज़ा खोलकर मेरे से टकराया। तो मेरी नज़र उनके हाथों में जो डंडे थे लोहे के या फिर आपके लकड़ी के, तो मेरे उन पर नज़र पड़ी, तो मैं समझ गया ये पक्का आज मुझे कूटने आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने क्या किया, मैं जब समझ गया तो मैंने गाड़ी बिल्कुल साइड पे ले जाके खड़ी कर दी। स्कूटी आपने? हाँ हाँ बिल्कुल। और वो मेन रोड था, हाईवे था, उनके पास इतना टाइम नहीं था, उन्होंने अपना काम चंद मिनटों में करके निकल गया। तो वो सब लोग उतरे। जब वो उतरे तो मैंने अपना हेलमेट नहीं उतारा, क्योंकि सबसे नाजुक चीज़ होती है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं दोस्तों को इस बहाने ज़रूर कहूँगा, अपने सभी
आपके देखने वालों को और बिल्कुल, जिसके पास भी ये वीडियो पहुंचे बिल्कुल बिल्कुल कि सड़क में हमेशा हेलमेट लगा के चलें। तभी तो कहते हैं जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद बात भी। भी बिल्कुल बिल्कुल तो हेलमेट ने मुझे उस दिन बचाया। मैं अपना अगर भगवान उस दिन विष्णु मानूंगा तो हेलमेट को मानूंगा, क्योंकि मैंने लास्ट समय तक पिटने तक मैंने हेलमेट नहीं खोला, बल्कि डोर को ऐसे पकड़े रखा और नीचे को सर कर दिया। जितने भी डंडे मारे उन्होंने शरीर में तो मारे मारे, पर हेलमेट पे भी मारे। मुझे, मैं अगर नहीं मरा तो उसकी वजह मेरी हेलमेट है, तो हेलमेट जरूर पहने। और वो लोग 8 से 10 लोग थे, मैं उनको मारने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अगर मैं उनको मारने की हिम्मत करता ये मेरी बड़ी बेवकूफ़ी होती, बिल्कुल। क्योंकि मैं उनको मार नहीं पाता अकेले में नहीं और कर वो सकते। ज्यादा गुस्सा होकर मुझे और ज्यादा मारते। एक जमाना था जब लोग मंडुआ कूटते थे, हाँ, हाँ। धान कूटते थे, बिल्कुल। और वो मेरे को, अब लोगों के वहां मंडुआ तो रहा नहीं, वो बेचारे मंडुआ जैसे कूट गए। कूट गया, बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। क्योंकि बिरजू भाई अकेले थे, अगर उनके साथ भी कोई कुछ लोग होते शायद आप भी एक दो को लपेट लेते, एक दो को आप भी मारते। नहीं, लेकिन मैं, बिरजू मयाल ने अपनी जिंदगी में एक ही काम नहीं किया। हाँ, अच्छा। मैं इतना जरूर कहता हूँ कि हाँ। मैं छलिया हूँ। हाँ मैं सिर्फ वचन दे सकता हूँ, मैं सिर्फ मुंह चला सकता हूँ, अस्त्र और शस्त्र उठाने का काम मेरा नहीं। नहीं है बिल्कुल। और साथ साथ में बिरजू भाई ने बता तो दिया कि उनके साथ क्या हुआ था। हाँ, लोगों ने। अब एक सोचने वाली बात है, जो लोग कह रहे हैं मेरा एक्सीडेंट हुआ है, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, हाँ क्या एक्सीडेंट में ये दोनों बीचों के इलाके ही छिलते हैं? आप बिल्कुल बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले एक्सीडेंट होगा तो ये घुटने छिलेंगे, गुंडे चलेंगे, उसके बाद ये जगह तो बची जाती है बची एक्सीडेंट जाती, में। बिल्कुल बिल्कुल सही पर बात है। यहाँ आप देखेंगे बीचों बीच की चीजें, मैं चाहो तो मैं खोल के दिखा दूं क्या नहीं इनको? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ज्यादा दर्द होगा आपको अगर आप नहीं, खोलेंगे। दर्द तो नहीं है मेरे को, अच्छा, दर्द नहीं है। दर्द मैं महसूस ही नहीं करता हूँ, क्योंकि हम जब किसी चीज को, ठंड होती है, हाँ हाँ, अगर हम मेहनत करते हैं तो ठंड को भूल जाते हैं, क्योंकि शरीर में एक ऊर्जा पैदा हो जाती ऊर्जा है, पैदा हो जाती और है। जब ऊर्जा पैदा हो जाती है तो फिर ठंडी लगती है हमको। बिल्कुल उसी प्रकार अगर मैं, मेरा ध्यान जिस तरफ है, मेरे को किस तरफ जाना है, मेरे फोकस कहाँ है, अगर मेरा फोकस उसी चीज में रहेगा तो पैर में ध्यान नहीं रहेगा। मैंने अभी तक किसी प्रकार की टैबलेट नहीं खाई। डॉक्टरों ने मुझे जान पहचान के कारण टैबलेट फ्री भी दी है, अपने जेब के पैसों से भी दी है, सब घर में पड़ी है, मैंने एक भी टैबलेट नहीं खाई। कई हॉस्पिटलों में मैं खुद ही जमा करके आ गया कि आप किसी को दे देना, मेरे को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्योंकि ये टैबलेट आने वाले दिनों में मेरे लीवर को खराब कर सकती है, क्योंकि ये हैवी दवाई होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतनी सारी चोटें दोनों पैरों पे लगी है, उसके बाद भी बिरजू भाई समाज सेवा कर रहे हैं, समाज के काम कर रहे हैं। आज भी जब मैं उनसे मिला तब भी कुछ समाज सेवा ही कर रहे थे, आप कुछ और काम कर रहे थे। इतना अपने दर्द को भूल के लोगों को दर्द महसूस कर रहे हैं, लोगों का दर्द दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आदत मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी। इसी आदत ने मुझे उनके प्रति खींचा और उनसे मिलने के लिए मजबूर किया। प्लानिंग मेरी बहुत टाइम से थी मिलने की, मेरी उनसे बात भी हुई थी कुछ टाइम पहले, शायद उनको याद नहीं होगा, मेरी उनसे पहले काफ़ी टाइम पहले बात भी हुई थी। लेकिन फिर थोड़ा सा मैं भी अपनी चीज़ों में, अपने लाइफ में थोड़ा सा बिजी हो गया था, तो मैं भी टाइम नहीं निकाल पाया और मैं मिल नहीं पाया बिरजू भाई से। पर आज हमारा शायद सौभाग्य है कि हम बिरजू भाई के साथ इस तरह से बैठे हैं और मिल रहे हैं। अब नेक्स्ट जो मेरा सवाल है बिरजू भाई से वो ये है कि काफ़ी सारे मुद्दे बिरजू भाई ने कुछ टाइम पहले उठाए हैं, बहुत सारे मुद्दे राजनीति के लिए, और आपका खनन का, बहुत सारे तरीके आपने काफ़ी सारे स्कूल में विजिट किया, काफ़ी सारे हॉस्पिटल में विजिट किया, वहाँ पे देखा स्टाफ कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, क्या क्या कमियां हैं वहाँ पे जाके, सब कुछ बिरजू भाई ने देखा। कहना चाहता हूँ कि किस तरह से वो चीज़ें ठीक हुई है या नहीं हुई है, क्या क्या कमियां अभी भी वो रह गई है, इस सब चीज़ का सवाल बिरजू भाई से मैं जवाब लेना चाहता हूँ। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हम देख रहे हैं कहीं गली में किसी को कुत्ते ने काट दिया तो गली के लोग खड़े हो जाते हैं कि उस कुत्ते को ले जाओ, बिल्कुल यहाँ से पकड़ के ले जाओ, बिल्कुल नगर पालिका वालों से। बिल्कुल बिल्कुल कहीं किसी घर में रोटी के चक्कर में लड़ाई हो रही है, कहीं सास के ससुर के साथ लड़ाई हो रही है बहू बिल्कुल की, बिल्कुल बिल्कुल कहीं बेटे की लड़ाई अपने माँ बाप के साथ हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम इन लड़ाइयों को छोड़ के, अगर हम ब्लॉक में लड़ाई करेंगे, तहसील में लड़ाई करेंगे, स्कूल में लड़ाई करेंगे, स्कूल में लड़ाई करेंगे, तो बच्चे की शिक्षा मजबूत होगी। बिल्कुल ब्लॉक में लड़ाई करेंगे तो गांव का विकास होगा। तहसील में लड़ाई करेंगे तो लोग आज जिन जमीनों को पक्का करने के लिए भटक रहे हैं, कागज नहीं बन रहे हैं। तो मैं जब कितने में था, मैं अभी 4 साल पुरानी बात है, एक पटवारी को मैंने अपने खेत से घसीटते 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 बाउंड्री के बाहर फेंक दिया था 4 साल पहले। और क्यों घसीटा था आपको बताता हूँ। मैं 4 साल पहले ऐसा था, मैं तो बहुत बदल गया हूँ। हाँ, बिल्कुल। मैंने अपने आप को बदला है, बिल्कुल सही। क्योंकि मैं बॉम्बे में रहा हुआ बालक हूँ, मैं लुधियाने में रहा हुआ बालक हूँ। बिल्कुल मैंने दिल्ली के चोर पिटे हैं, मैंने बम्बई के रेलवे स्टेशन के चोर पिटे हैं,
जो लोग ब्लेड लेके यहाँ लेके घूमते हैं घूमते चोर, हैं, बिल्कुल। एक बार एक लड़के की सैलरी चुरा ली थी जब वो घर जा रहा था, तो कुछ चोरों ने उसको मारा भी था और उसकी सैलरी ले गए थे। मैंने करेक्ट उसी टाइम में दूसरे दिन उन चोरों को सब पकड़ के होटल लेके आया, खूब कुटाई करी मैंने उनकी। मैं तो काफी सुधर गया हूँ, बिल्कुल। खूब कुटाई करी मैंने उनकी। दूसरे दिन से उन्होंने होटल का नाम याद रख दिया, आज के बाद हम किसी को नहीं छेड़ेंगे। वहां उनका बैठना तक बंद कर दिया। जब मैं दिल्ली के चोरों के, आनंद विहार के जेब कतरों की सुताई कर सकता हूँ, डीटीसी में बैठने वालों की, मैं वो आदमी हूं कि 2012 में जब डीटीसी की बस के अंदर एक चोर जेब कतरा एक मैडम का पर्स लेके भाग रहा था, तो मैंने उसको गेट में जाके लपक लिया। जब मैंने गेट से लपका उसको, उसने कहा मैं आज से चोरी नहीं करूंगा। बिल्कुल। जब मैं एक अन्य प्रदेश में जाके, केंद्र शासित प्रदेश में जाके ऐसे ऐसे काम कर सकता हूँ। मैं राजस्थान की बसें धुलवाने वाला आदमी हूँ। मेरे टोल टैक्स से जो बसें निकलेंगी वो साफ होनी चाहिए, नहीं तो मैं बैरियर नहीं खोलूंगा, नहीं खोलूंगा, बिल्कुल। बूम नहीं खोलूंगा। बिल्कुल। टोल टैक्स का मैनेजर हूँ, बिल्कुल। नहीं खोलूंगा बूम, बिल्कुल। नहीं खोलता था जब बसें धुलवा अकेला। तो जब मैं वहां की बसें, उस टाइम वहां पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी। अभी बीजेपी की है, इससे पहले जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी। और उस टाइम हालांकि मुख्यमंत्री ने सुना भी था, उनके जो अधिकारी थे वो मेरी सुनते भी थे। तो जब मैं राजस्थान में काम करा सकता हूँ, जब मैं दिल्ली में काम कर सकता हूँ, जब मैं बॉम्बे में काम कर सकता हूँ, हाँ ये 3 ही स्टेट में मैंने काम किया है। मैं लुधियाना की बात नहीं करूंगा क्योंकि लुधियाना पंजाब में आता है। जब मैं ये 2 जगह काम, 3 जगह काम कर सकता हूँ, तो मेरे लिए तो एक उत्तराखंड छोटा सा प्रदेश है। बस बात ये है कि हम लोगों को संगठित होने की जरूरत है, हम लोगों को एकत्रित होने की जरूरत है। अगर रामायण लड़ी गई थी तो उसमें भालू, बंदर, रीछ और सभी मनुष्य रूपी प्राणी एक हो गए थे। श्री राम, माता सीता, हनुमान जी, सुग्रीव, बाली सब एक हो गए थे। और महाभारत जब लड़ी गई थी उसमें तुमने देखा एकत्रित संगठित होकर लड़ी गई थी। कभी कर्ण आए, कभी अर्जुन आए, अर्जुन ने तो पूरी कहानी खत्म करी। कभी कौन आया, कभी भीम जी आए, कभी कौन आया। तो ये क्या हुआ, ये एकत्रित होकर कहानी लड़ी गई। अकेला चना, आपने सुना होगा, अकेला चना कभी बाहर नहीं बढ़ता। बिल्कुल, ये बिल्कुल बात सत्य है। बिल्कुल। बिरजू मयाल बकबकाता रहेगा, लोग सुनते रहेंगे, कोई तारीफ करेगा, कोई बुराई करेगा, क्योंकि तारीफ करने वालों की भी गलती नहीं है, बुराई करने वालों की गलती नहीं है। ये 5 अंगुलियां हैं, एक भी बराबर नहीं है। सबका सोचने का तरीका अलग, सबका समझने का तरीका अलग। बिल्कुल, बिल्कुल। एक दूसरी बात कि जो मुझे गाली दे रहे हैं मैं उनको भी शुक्रिया करता हूँ। शुक्रिया इसलिए करता हूँ क्योंकि हर व्यक्ति अपनी राशि के हिसाब से, जो उसकी राशि होगी उसका व्यवहार वैसा ही होगा, वैसे ही होगा। बिल्कुल, क्योंकि वो बनाई उस चीज की बनाई उसकी, तो उसको हम गलत नहीं कह सकते। नहीं कह सकते, बिल्कुल। उसको हम गलत नहीं कह सकते। जिस प्रकार 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, जो आप बेस्ट कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल। बस हमारे उत्तराखंड के लोगों को ये समझने की जरूरत है कि हम बेस्ट क्या कर सकते हैं, उसी पे फोकस रखो। उसी पे फोकस। आपका बच्चा पढ़ रहा है तो उससे पूछो, बेटा आप क्या करना चाहते हैं। एक परिवार में मैं यहाँ पर गया था कान्या में, तो उनका बच्चा क्रिकेट प्रेमी है, पर माता पिता ने उसका ऐसा शोषण कर रखा, पढ़ पढ़ पढ़। वो कह रहा है मैं रात को 12 बजे भी क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। इसका मतलब उसको क्रिकेटर बनाना है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसका ड्रीम वही है, उसका फोकस क्रिकेट है। बिल्कुल। तो हम अपने बच्चों का शोषण ना करें। हाँ, उसके लिए खर्च कर रहे हैं तो उन चीजों में करें जो उसका फोकस हो। जो आईपीएस बनना चाहता है, बिल्कुल उसको आईपीएस बनाए। जो डीएम बनना चाहता है उसको डीएम बनाए, बिल्कुल, है कि नहीं। एक बच्ची जो कोटाबाग की है, मेरे गांव की है, वो जिला अधिकारी बनना चाहती है, बिल्कुल, बताओ। और दादाजी की सोच थी। आज आप देखेंगे, ये उत्तराखंड की मैं बात करूं, आपने देखा होगा मैं बाग भी बेच रहा था, बिल्कुल, मैं सब्जी भी बेच रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सब्जी में भी फायदा है। 4 रुपए की गोभी आ रही, 20 रुपए की बिक रही है, बिल्कुल बिल्कुल। 4 रुपए की गोभी आ रही, 20 रुपए की बिक रही है, 20 रुपए की बिक रही है, तो 16 रुपए फायदा हुआ ना। बिल्कुल सही बात, सीधे सीधे 16 रुपए फायदा हुआ, बिल्कुल। तो आप देखेंगे इस टाइम रामनगर एक ऐसा क्षेत्र है जो जिम कॉर्बेट है, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट पार्क। आपने देखा होगा पूरे रामनगर ढिकुली में रात को कोई पान पट्टी नहीं है। आप दिल्ली में रहे होंगे तो आपने देखा होगा उसमें पान मिलता था, सिगरेट मिलती थी, सभी चीज, सभी प्रकार की सिगरेट मिलती थी। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर बाहर के लोग आते हैं, उनको रात को जब लत लगती है कि सिगरेट पीनी है तो वो पान पट्टी ढूंढते हैं, कोई नहीं है। अगर कोई एक लड़का अगर होनहार होता तो एक पान पट्टी खोलता। गर्मियों में नींबू पानी चलता है, बिल्कुल, पूरा इलाका खाली है, हम सिर्फ दूसरों की बेइज्जती करना जानते हैं, बिल्कुल। कोई नाई नहीं बनना चाहता, कोई कबाड़ी नहीं बनना चाहता, बिल्कुल। और सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं कामों में, बिल्कुल सही बात है। हमारे व्यक्ति को सिर्फ थोड़ा सा बड़ा हुआ उसको पुलिस और आर्मी नजर आती है, बिल्कुल, फर्स्ट। दूसरा, मैं जॉब करूंगा,
आप देखेंगे इस टाइम होटल मैनेजमेंट का ग्रेड चल रहा है। हाँ, आप में कुछ हमारे युवा और युवती 6 महीने का कोर्स कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, बिल्कुल उसके बाद उनको प्लेसमेंट ले जाती है, बिल्कुल वहां उनका शोषण होता है। शोषण होता है, बिल्कुल मेरे पास पक्की खबर है, बिल्कुल 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 लड़कियों को जबरदस्ती वहां रखा जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि यहाँ से उनका सीधे प्लेसमेंट तेलंगाना ले जाती है, हाँ हाँ बिल्कुल चेन्नई ले जाती है, बिल्कुल बिल्कुल और ऐसे दूर दूर ले जाती है। वहाँ वो टाइलर साफ करती हैं, बिल्कुल मजबूरी में जो काम करना होता है वो करनी होती है, बिल्कुल ऐसे दलदल में फंस जाती है कि अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाती। बिल्कुल। मैं उन अभिभावकों से, उन माता पिताओं से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि 1 साल का और 6 महीने का होटल मैनेजमेंट बिल्कुल भी ना कराएं। अगर आप कर सकते हैं तो अपने बेटे को डिप्लोमा नहीं डिग्री करवाइए, डिग्री करवाएं, बिल्कुल 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 हाथ जोड़ के विनती करता हूं, बिल्कुल बिल्कुल डिग्री करवाइए। अगर आप डिग्री कराएंगे तो कल के दिन आपके बच्चे की सैलरी भी अच्छी होगी और एक अच्छे पोस्ट में काम करेगा और खुश होके करेगा। बिल्कुल 1 साल के डिप्लोमा वाला खाली भटकता है, बिल्कुल कुछ नहीं कर पाता कुछ नहीं है, कर उससे अच्छा तो एक एक्सपीरियंस वाला होटल वाला ले लेता है। बिल्कुल और सही बच्चों का बात शोषण, मैं तो इतना ही कहूंगा कि हमारी जो बहनें हैं, हाथ जोड़ के विनती करूंगा, मातृ शक्ति है, वो 6 महीने का और 1 साल का कोर्स करके होटल लाइन में ना जाएं। ये बर्बादी का प्लेसमेंट है, आबादी का नहीं। मैं उनके दिलों को जानता हूँ, मैंने उनकी ज़िंदगी बड़े करीबी तौर पे, छोटी सी उम्र, बम्बई, लुधियाना, बिल्कुल दिल्ली बिल्कुल और आपके राजस्थान में देखी हुई है, क्योंकि मैं हर चीज़ को गौर करता हूँ। मैं किसी रास्ते से निकल रहा हूँ तो अभी आपने देखा मैंने क्या बोला आपसे रास्ते में, बिल्कुल बिल्कुल क्या बोला मैंने आपसे, बताइए, आप खुद बताइए। बिल्कुल। रोड जो बैठी थी, रोड के बारे में रोड बैठी थी, बिल्कुल। आप इतने दिन उस रोड से निकलते हैं, कभी आपने, मैं रोज निकलता हूँ उस रोड से, बिल्कुल। तो वो रोड आप देखेंगे, मैं कानिया रोड से निकला तो आज मैंने रोड वहां पर बैठी हुई देखी, मैंने बैठी हुई, भैया को बताया देखो रोड बैठ गई है, क्योंकि रोड फट चुकी है कई जगह में। बिल्कुल तो मैं जिस गली से निकलूंगा उस गली में मैं देख लूंगा कि यहाँ अगर कचरा है तो कैसे है, यहाँ ये पेड़ सूख रहा है तो कैसे सूख रहा है, यहाँ ये गड्ढा है तो शायद यहाँ पर गाड़ी गिर सकती है। बिल्कुल सही बात है। और रामनगर में भी कई जगह ऐसी हैं जहां पर गड्ढा मेन रोड में है, मेन रोड पे है, अभी ये तो छोड़िए, देहरादून की गली, देहरादून के मेन रोड में गड्ढे हैं, गड्ढे हैं, बिल्कुल है, हालांकि उन गड्ढों में हम छोटी सी जाली लगा के उनको समतल कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तुमने देखा होगा पीडब्ल्यूडी पहाड़ों में काम कर रहा है, काम कर रहा है, पीडब्ल्यूडी और एनएचआई मिलकर दोनों काम कर रहे हैं, बिल्कुल। पर वो टोटल पहाड़ को गिराने का काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब रोडें बनती हैं तो उनको पेचिंग दी जाती है, जब तक पेचिंग मजबूत नहीं होगी तब तक रोड कभी भी मजबूत नहीं हो सकती। अब मैं आपसे बात करूं पहाड़ों की, तो पहाड़ों में क्या है, गांव गांव रोड चली गई है, बिल्कुल बिल्कुल, और गांव गांव रोड गई है, कच्ची रोडें हैं, बिल्कुल। अब क्या हो रहा है कि पेचिंग तो है नहीं, ना तो रोड को बचाने के लिए पेचिंग है, ना दूसरी साइड ऊपर वाली साइड पहाड़ को बचाने के लिए पेचिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये क्या कर रहे हैं, हर साल बरसात में ये पहाड़ धीरे 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 गिर रहे हैं। इसका मतलब आने वाले दिनों में तो हमारे पास पहाड़ ही नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। तो हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, अगर पहाड़ को बचाना है तो पीडब्ल्यूडी और एनएचआई को मिलकर सबसे पहले पहाड़ों को पेचिंग देनी पड़ेगी, बिल्कुल, दोनों तरफ, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, दोनों साइड। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। पहले पेचिंग बनाए, उसके बाद रोड डामरीकरण और हॉट मिक्सिंग बेस्ट है, डामरीकरण इज एवरीथिंग, मतलब बेकार है, टोटली बेकार। जो मेरा नेक्स्ट सवाल है बिरजू भाई से, वो थोड़ा सा पर्सनल होगा। तो बिरजू भाई आप ये बताइए, आपकी शादी कैसे हुई? मेरी शादी लव मैरिज हुई, आपको पता है मैं चलिया हूँ तो लव मैरिज शादी जो बहुत अच्छी बात है, मतलब प्रेम विवाह हुआ आपका? प्रेम विवाह। अच्छा, अपने इधर से ही हुआ, गढ़वाल से, या कहीं बाहर से हुआ, या पहाड़ से हुआ? शल्ट विधानसभा की है, भवनखाल की है। ऐसा हुआ, बहुत पहले रामनगर में मुझे एक नारी मिली थी, जिसको हम देवी भी कहते हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। उनसे मैं 6 महीने से बात करता था। कहने का मतलब है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, जैसे कहते हैं गर्लफ्रेंड का मतलब गलत नहीं होता है, बिल्कुल बिल्कुल। गर्लफ्रेंड का मतलब गर्ल और दोस्त अपना, बिल्कुल। कई लोग उसको गलत तरीके से लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। एक दिन मेरी वाइफ अपने गांव से शहर की रामलीला देखने आती है, और वो किसकी दोस्त होती हैं, जो मेरी गर्लफ्रेंड होती है। अच्छा, ठीक। तब जब वो रामलीला देखने आती हैं तो रामलीला देखने आई थी, अब गलती से उनका फोन उनके पास था, मतलब अब जो मेरी वाइफ है उनके पास मेरी गर्लफ्रेंड का फोन था। अब मेरी आवाज ही ऐसी है, मैं तो हंसी मजाक करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जब मैंने बात करनी स्टार्ट करी तो उनके मन में मेरे प्रति शायद घंटी बज गई, बिल्कुल घंटी बज गई, और उन्होंने मेरा नंबर ले लिया, उनके उसमें से चुरा लिया, ले लिया। ठीक हो गया। बिल्कुल। अब वो घर गई होंगी, मुझे फोन आ गया, हाँ जी कैसे हैं, हेलो, हाँ जी मैं सरिता बात कर रही हूँ। मैंने कहा जी बताइए।
और आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा दिल्ली रहता हूँ। हाँ हाँ हाँ। ठीक हो गया। तो उस टाइम मेरे को कुछ लोग वहाँ पर दिल्ली में, मैं हंसता मुस्कुराता रहता था, हाँ हाँ। तो मेरा नाम वहाँ पर दिल्ली वालों ने प्रिंस रखा था। प्रिंस रखा था, हाँ। अब लड़कियों को भी प्रिंस ही पता था। बिल्कुल। तो प्रिंस जी कैसे हैं? मैंने कहा जी ठीक हूँ। अब धीरे धीरे बात होती चली गई। हाँ हाँ अब इधर जो पहले वाली थी हमारी, जो हमसे बात करती थी हाँ 6 हाँ महीने से, हाँ मिले कभी नहीं थे, बात ही हुई थी। तो अब जिस टाइम में वो बात करती थी उस टाइम में उनका भी कॉल आता था, ठीक सरिता जी का। ठीक ठीक। तो उधर अब वो रोने लग गई। अब इधर शादी की बात शुरू हो गई। हाँ हाँ। इधर शादी की बात शुरू हो गई तो चाचा को और पिताजी को उनके घर भेज दिया गया। बिल्कुल। घर भेज दिया गया तो पिताजी ने घर आके मना कर दिया। अच्छा। बोला वो धूमधाम से शादी नहीं कर सकते हैं, ठीक। मंदिर में शादी करना चाहते हैं। ठीक। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा, मैंने कहा आपको आपकी बहू कैसी लगी, कैसी लगी? उसका व्यवहार कैसा लगा? बिल्कुल। बोला बहू तो व्यवहारिक है, हाँ सेवा करने में भी अच्छी है। हाँ हाँ। मैंने बस इतना ही पूछा। उसके बाद मैंने बोला कि अब आगे देखते हैं क्या होता है। हाँ, हाँ। पिताजी ने बोला कि तुम्हारी दीदियों का कहना है और परिवार का कहना है कि हमारा तो सबसे छोटा मतलब बच्चा है, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे घर में लास्ट शादी है, तो हम लास्ट इसको धूमधाम से करना चाहते अच्छे हैं से ताकि करेंगे, हम बिल्कुल। खूब सारी गाड़ी ले जाएं, हाँ, बिल्कुल। खूब सारी बारात ले बारात ले जाएं, जाएं। हमारा ये सपना है। बिल्कुल। और ताकि हम अपने बच्चों को टीका भी लगा सकें, ठीक है, जो दीदी आती है उनको साड़ी हाँ, दे सकें, बिल्कुल पराग दे बिल्कुल सकें। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे से होता है, करें, सबके सपने बिल्कुल होते अच्छे से करें। हैं, अच्छे से करें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल। अब जब दोनों परिवारों की इस बारे में नहीं बनी, हाँ। तो जो मेरी वाइफ के जीजा थे, उनके बड़े भाई की शादी नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरी वाइफ की जो बड़ी दीदी है उनकी शादी हरियाणा में हुई है। हाँ। तो वो मेरी वाइफ को पढ़ने के बहाने हरियाणा ले गए। ठीक। जब वो पढ़ने के बहाने हरियाणा ले गए मेरी वाइफ को, तो मेरी वाइफ का उन्होंने वहां जाके नंबर तोड़ दिया। अच्छा। अब मैं भी दिल्ली चले गया, हाँ हाँ अपनी नौकरी में वापस चले गया। हाँ हाँ। जब मैं दिल्ली गया तो 1 महीने बात करे हुए नहीं हुए, तो मैंने भी अपना फोन फोड़ के गुस्से में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सिम तोड़ दिया था। सिम उस तोड़ टाइम दिया। एक नादानगी होती बिल्कुल बिल्कुल। है कि नहीं? हम किसी के पीछे ऐसे पागल हो जाते हैं, लगाव भी हो जाता लगाव भी हो है, जाता इतने है। टाइम से होता ही बात है। कर रहे हैं। बिल्कुल अब बिल्कुल वो इतने टाइम से बात कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इतना सब कुछ होने के बाद एक दिन मेरा एक रूम पार्टनर था, उसका फोन से मैंने कभी फोन किया होगा, अच्छा। किस्मत थी वो भी। के बिल्कुल बिल्कुल। तो दिन में 2:30 बजे मैं उस दिन ड्यूटी नहीं गया था, मेरी छुट्टी थी, वीकली ऑफ था। अच्छा। तो मैं घर में सोया हुआ था, अचानक मेरे दोस्त मेरे पास फोन लेके थे, महल जी मैंने क्या हुआ? हाँ 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 भाभी जी का फोन आया। मैंने कौन सी भाभी? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। कौन सी भाभी? हाँ बिल्कुल। बोला नहीं भाभी जी का फोन आया है। मैंने कहा हाँ। अच्छा। मैं लगाया फोन, रोते रोते, मैं सरिता बात कर रही हूँ। हाँ 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 मैंने कहा क्या हुआ? हाँ हाँ। मेरे को ले जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ठीक 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 ठीक। ठीक हो गया? मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा फिर ठीक हो गया, हाँ हाँ आप एक काम करो। हाँ, हाँ। और शादी फिक्स हो गई थी। बिल्कुल। अच्छा। जिस दिन कॉल आया था हाँ हाँ। उस दिन आपके कोई 8 मार्च की शादी फिक्स हो गई थी। अच्छा, भाभी जी की शादी कहीं और फिक्स हो गई थी? कपड़े वपड़े खरीद लिए अच्छा, गए थे। ठीक 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 है। ओ, जिंदगी मंगल हो ना हो, हाँ हाँ गले में मंगलसूत्र जरूर जरूर होना होना चाहिए, वो चाहिए। भी खरीद लिया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हो गया। तो 8 मार्च की शादी थी हाँ हाँ। और मुझे 5 मार्च को उसका फोन आया। फोन आया 4 दिन पहले, 3 दिन पहले। 5 मार्च को फोन आया कि आप मुझे ले जाओ, हाँ। नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। ठीक। आत्महत्या मतलब हाँ। आत्मी आत्मा को खुद मार दूंगी। मार दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हो गया। बिल्कुल। अब मेरे सामने एक दुविधा खड़ी हो गई, हालांकि वो कोई नहीं करता आजकल आत्महत्या, हाँ, इसमें हाँ, तो मुझे भी पता है, पर बिल्कुल एक मन में डाउट जैसा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल तो उसके बाद मैंने क्या किया, बिल्कुल। मैंने कहा ठीक है, आप कहाँ मिल सकते हो? बोला मैं कल 10 बजे रोहतक आ जाऊंगी, आप मुझे ले जाना। अच्छा। मैं हरियाणा में शादी नहीं करना चाहती हूँ, मुझे घूंघट पहनना पसंद नहीं है। नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बात कहाँ अटक गई? घूंघट घूंघट पे। बीवी मेरे से प्यार करती नहीं करती, नहीं करती, बात वो नहीं, बात है। घूंघट पे अटकी पर बात। मैं घूंघट नहीं करना चाहती। मैंने कहा बात तो सही है भैया, घूंघट की करेगी, स्मार्ट है लड़की तो। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल बिल्कुल ये भी बात ठीक है, मैं भी मान गया उस बात को। बिल्कुल। जब बोला घूंघट नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं ठीक हो गया। कल 10 बजे मैं चले गया वहाँ। 6 मार्च को मैं रोहतक बस अड्डे पहुंचा, नहीं आई। बिल्कुल। शाम को 5 बज गए, इंतजार करता रहा, नहीं आई। मैं वापिस आ गया, फिर कोई बात नहीं हुई फोन पर। दूसरे दिन फिर 10 बजे मैं चले गया। हाँ 7 मार्च को हाँ मैं चले गया, 7 मार्च को। हाँ। तो जब तक वहाँ रोहतक बस अड्डे में आ गई, अच्छा। तो आ गई तो मैं उसको लेकर सीधे एक मॉल में गया, नागलोई। नागलोई में विशाल मेगा मार्ट है। हाँ हाँ
वहां गया हाँ। और अंदर ले जाके मैंने उसको बोला तू कपड़े जो लेने हैं तेरे को ले, अच्छी खासी जॉब करता था, हाँ, हाँ। 27,000 रुपये तनख्वाह थी उस टाइम मेरी। अच्छा उस टाइम पे, हाँ ठीक। तो मैंने कपड़े कपड़े दिलाए, हाँ, हाँ। बैग हैग दिलाया, बाहर मैंने कहा मॉल वालों को जब बाहर आएगी तो ऐसा लगना चाहिए कोई आ रहा है। हाँ, हाँ, ठीक हो बिल्कुल, गया, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक हो गया, बाहर आई। उसके बाद मैंने उसको वहां से हाँ, हाँ, दिल्ली से सीधे मैंने उसको एक गाड़ी से हाँ। सीधे उसके घर छुड़वा दिया। अच्छा, घर छुड़वा दिया तो मैं भी अपने घर चले गया। मैंने बिल्कुल। घर वालों से बोला कि मैं अब मंदिर में ही शादी करूंगा। हाँ ठीक, तो बिल्कुल। घर वाले 1% राजी भी हो गए थे, अच्छा, मेरे बड़े भाई। हाँ, हाँ, उन्होंने कहा मैं मना लूंगा पिताजी को, ये जो बड़े भाई है। ठीक है। ठीक हो गया, पिताजी भी मान गए थे। पर अगले 3 दिन बाद कहानी क्या हुई, घर आने के बाद हाँ, हाँ, कि उनको उनके ही दीदी का फोन आ गया कि हम लोग तुझे लेने आ रहे हैं तो तैयार रही हो, शादी तो फिक्स हो गई है, हमारी बदनामी हो रही है। हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैंने क्या किया, मैं घर पहुंचा हाँ, हाँ, तो मेरे विचार बना कि एक बाइक खरीदी जाए। बिल्कुल। तो मैं गया काला डूंगी हाँ, हाँ, हीरो के शोरूम में, हाँ, वहां से एक सुपर स्प्लेंडर लेके आया। ठीक। कोई 25,000 रुपये, 29,000 रुपये नगद देकर, नगर टिकट, हाँ, 29,000 रुपये नगद देकर मैं एक सुपर स्प्लेंडर गाड़ी लेके आया। हाँ, हाँ, अब घर पहुंचा, हम्म, उस टाइम थोड़ा सा बिल्कुल। बियर भी पीते थे, अच्छा, ठीक, ठीक। झूठ काहे के लिए बोलना हाँ, है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस टाइम मेरे दोस्तों ने कहा, जो गांव में दोस्त थे उन्होंने कहा जी पार्टी तो बनती है। हाँ, ठीक हो गया, तो पार्टी में आपको पता ही है शाम को बैठ गए सबके सब। बिल्कुल, इतनी देर में जैसे बैठी थी वैसे ही उनका फोन आ गया सरिता जी का। हाँ, 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 हेलो सुनते हो, मैंने कहा जी बोलो। हाँ, हाँ। बोला वो कल आ रहे हैं पूरी टीम लेकर। अच्छा, लेने आ रहे हैं वो? हाँ जी। लेने आ रहे हैं, बिल्कुल। और ऐसा हुआ तो मैं फिर समझ जाओ। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने कहा ठीक हो गया, तो तुम एक काम करो, सुबह 7 बजे आप पहुंच जाओ रामनगर बस अड्डे। अच्छा, रामनगर से मैंने उसको ले गया गर्जिया मंदिर, अच्छा, माता गंगा को साक्षी मानकर मैंने उसकी मांग भर दी। मांग भर दी। उसके बाद मैं उसको सीधे दिल्ली ले गया। हाँ, पहले गया दिल्ली गुरुद्वारे, हाँ, पौंटा क्या है वो बाबा साहिब में, हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वहां गुरुद्वारे गया, गुरुद्वारे में मत्था टेका। हाँ, उसके बाद मत्था टेक कर सीधे आए, गुरुद्वारे के बाहर ही थोड़ी दूर हनुमान मंदिर है, हाँ, बिल्कुल, राइट हैंड में। राइट हैंड में। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हनुमान मंदिर में गया, वहां पूजा पाठ करी। हाँ, हाँ। इतनी देर में सामने हनुमान मंदिर के सामने लहंगे और ब्यूटी पार्लर के सामान भी मिलता है, बिल्कुल, चूड़ी सारा कंगन सारा मिलती है, मिलता है उधर। हाँ, सारा मिलता मार्केट है। है पूरा उधर। उनसे मैंने कहा कि इसको तुम दुल्हन बना सकते हो, बोला हाँ बना सकते हैं। हाँ। बना दो। हाँ, बिल्कुल। उसको दुल्हन बना दिया। हाँ। मैंने भी कोट पैंट लिया, मैं भी तैयार हो गया। हाँ, हाँ, उसके बाद मैंने एक आर्टिका करी वहां से, हाँ, हाँ, रूम पार्टनर को बोला तू 5 किलो चावल खरीद के रख। बोला ठीक है। मैंने कहा चावल, बोला चावल का क्या करेंगे। मैंने कहा चावल को गली में लोग शुभ मानते हैं, हाँ, उसको छड़ते हैं ऐसे ऐसे हाँ, करके। हाँ, डालते हैं, मैंने कहा जैसे ही मैं उतरूंगा तूने 2 मुट्ठी मार देनी हमारे मार मुंह देने। में। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसी गाड़ी में गली में उतरे हाँ, तो उसने 2 मुट्ठी चावल मार दिया। फिर मैंने चावल पकड़ लिया, ऐसे ऐसे घुमाई उसके ऊपर, हाँ, छड़कता रहा गली में, छड़कता रहा गली में। जैसे ही घर पे पहुंचा हाँ। सारे चावल पलट दिए वहीं पर। चावल पलटने के बाद ऊपर मकान में गया, रूम पार्टनर को बोला मैंने आप एक काम करो, तुम कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, थोड़ा लेट आना। हाँ, और अंदर एक दिया जलाया हाँ, और खुद ही 7 फेरे ले लिए। ठीक, दिया जलाकर 7 फेरे ले लिए, हो गई शादी। बिल्कुल। क्योंकि कभी भी ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे की बीबी को भी अपना रहा है, ऐसे केस हम देखने को ज्यादा मिल रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल मिल रहा है। पर वो तब तक उनकी बीबी नहीं कहलाएगी जब तक 7 फेरे नहीं लिए। नहीं ले जाते हैं। अगर ऐसा वो कर रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, उसके बावजूद वो पति पत्नी है, हाँ, हाँ, तो उसको सिर्फ हम रिलेशनशिप में रहना कह सकते हैं, पति पत्नी नहीं कह सकते। पति पत्नी नहीं कर सकते। इसका मतलब वो परेशान रहेंगे, उनके जीवन में कष्ट आते रहेंगे। आते रहेंगे, कष्ट आते रहेंगे। तो मैंने 7 फेरे भी ले लिए। हाँ। ऊपर से गर्जिया मंदिर में माता गंगा को, माता गर्जिया माता को मैंने साक्षी मानकर मांग भी भर दिया। मेरे दोनों काम पूरे हो गए, पूरे हो गए थे। पूरे हो गए। उसके बाद वहाँ एक गली की लड़की आ गई, हाँ, भैया 3 दिन में शादी कैसे कर ली। अच्छा, मैं कंफ्यूज हो गया। हाँ, मैंने कहा बात तो सही करी, इसका मतलब ये लड़की विवाद खड़े करेगी, हाँ, ये सबको बोलेगी 3 दिन में शादी कैसे हो गई। ये तो 3 दिन पहले गए थे, हमको बताया भी नहीं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने कहा तू एक काम कर, ये 500 रुपये पकड़, ये तेरी पार्टी। हाँ, ठीक। अब बता 3 दिन में शादी कैसे हुई। हाँ, ठीक। बोला भैया मुझे पता नहीं है, हो गई शादी। मैंने ठीक हो गया। ठीक तो दूसरे दिन मैंने अपने ही घर पर गली वालों की रिसेप्शन रखी, हाँ, पार्टी उठे कर दी। पार्टी रखी, होटल के कुछ लोग बुलाए, वहीं अपना पार्टी वाल्टी करी। बिल्कुल। उसके बाद मन में एक डाउट खड़ा हो गया कि अब घर कैसे जाया जाए, कैसे क्योंकि जाए? भाग के बिल्कुल। शादी करी है। भाग के शादी की है, बिल्कुल। 1 साल बाद ऐसा मोड़ आता है कि घर में, कि परिवार में किसी की डेथ हो जाती है रिलेशन में, अच्छा, तो इस मारे घर आना पड़ता है। आना पड़ता, बिल्कुल। घर आ गई,
घर आ गए तो किसी ने ना तो सवाल पूछा ना बीबी को किसी को नमस्ते तलाक करने की जरूरत भी नहीं जरूरत भी पड़ी, नहीं, बिल्कुल, किसी ने बिल्कुल। सवाल भी नहीं करा। नहीं करा। अब दिमाग में ही चल रहा है कि अब ससुराल कैसे जाया जाए। क्या जाए, बिल्कुल। इतने दिन में मेरे घर में 3 दिन बाद, मेरे घर आने के बाद 3 दिन बाद ससुर जी निपट गए। अच्छा, ससुर जी ने पढ़ा। हाँ, चले गए ऊपर, बिल्कुल, बिल्कुल, बोल भी नहीं गए। बिल्कुल, अब बोलते भी कैसे, बीमार थे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ससुर जी निपट गए। हाँ, तो ससुर जी निपट गए तो उसके बाद वहां से फोन आ गया, जी आ जाओ। आ जाओ। वहां भी चल दिए, वहाँ भी जल्दी है। वहां चल दिए तो वहां किसी ने सवाल नहीं किया, किसी ने उल्टा नहीं बोला। अब वहां बोला जी चलो फिर ससुर जी का अंतिम संस्कार करने चलो। मैंने कहा नहीं, मना कर दिया। मैंने कहा हाँ, हाँ, बोला क्यों? हाँ, हाँ, मैंने कहा मेरे पिताजी अभी जिंदा है, बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे पहला कंधा पिता का बनता पिता का है, बनता ससुर का नहीं। बिल्कुल, 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 मैंने कहा वो गांव वालों का काम है, हाँ। उनके परिवार वालों का काम है, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि उनका कोई लड़का नहीं है। बिल्कुल सही बात। पर ऐसा नहीं है कि लड़का नहीं है तो मैं अपने पिताजी का कंधा किसी और को दे दूं, ऐसा कतई नहीं। कतई नहीं हो सकता। क्योंकि ये मूछें जो हम रखते हैं, हाँ, कोई भी बिल्कुल। व्यक्ति अगर गंदा हो रहा है हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। सबसे पहले ये चुटिया रखे हाँ। और मूछें ना काटे। ना काटे। क्योंकि आपकी मूछें हैं तो इसका मतलब आपके पापा जिंदा हैं। जिंदा है, बिल्कुल, अगर आप मूछें काट रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। मूछें हमेशा रहनी चाहिए। रहनी चाहिए। जी, तो इस प्रकार मेरी शादी हुई थी। आज मेरा जीवन बहुत बढ़िया चल रहा बहुत है। बढ़िया चल रहा है, एक मेरा बिल्कुल, बेटा है बिल्कुल। जिसका नाम यूवी मयाल है। बिल्कुल। कभी गाय का दूध पी रहा है गली में, बिल्कुल। चलती फिरती गाय का, कभी उसके वैसे मसल रहा मसल रहा है, है। कभी बंदरों को प्यार कर रहा है, कभी गायों को प्यार कर रहा है, बिल्कुल। कभी बकरियों के पीछे पड़ जा रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि बाप ने बकरी का दूध पिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। आखिरी और लास्ट जो सवाल है मेरा बिरजू भाई से, वो 2 सवाल है और दोनों सवाल मैं एक साथ पूछना चाहता हूँ बिरजू भाई से कि बिरजू भाई पे इतना जानलेवा हमला हुआ है, इतना उनके पूरे शरीर में इतनी सारी चोटें आई है, इतना खतरनाक उन पर हमला हुआ है, क्या उनको उस हमले से क्या सीखना चाहिए? क्या बिरजू भाई इस हमले से डर गए? क्या बिरजू भाई अब और इस तरह से जो निडर होकर काम किया करते थे, समाज के लिए लोगों की मदद किया करते थे, क्या इस हमले के बाद वो करना चाहते हैं या कर सकते हैं? क्या उनके मन में डर बैठ गया है या वो कुछ नहीं करना चाहते, वो बस घर बैठना चाहते हैं? वो लास्ट सवाल मेरा यही होगा बिरजू भाई से कि अभी भी इतनी ज्यादा उनको चोटें लगी है, क्या वो अभी भी समाज सेवा कर सकते हैं या करना चाहते हैं? देखिए, डर की आप बात करेंगे तो डर तो कभी नहीं रहा। अच्छा, डर न पिटते समय था, बिल्कुल, न पिटने के बाद था, न पिटने के अगले साल, न भविष्य में रहेगा। बिल्कुल, मेरे प्रभु कहते हैं, मैं जिनको मानता हूँ, भगवान श्री कृष्ण, बिल्कुल, उनका एक अच्छा रोल था। बिल्कुल। वो कहते हैं जीना है तो अभी के पल को जियो, अभी की बिल्कुल जीवा। कल की चिंता कर कर कल को। आज खराब मत करो। बिल्कुल, मृत्यु परम सत्य है, बिल्कुल। तो उससे भय कैसा। भय कैसा, बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो आज नहीं तो कल आना ही है। बिल्कुल। आप बिना डरे काम करना चाहते हैं समाज के लिए, वो सब दिखाना चाहते हैं सोशल मीडिया पे जो आप अभी तक दिखाते हुए आ रहे हैं। देखिए, हर बार जब मेरे पे कभी जेल का हमला होता है, उसको भी हमला ही कहेंगे, जेल में जाना एक प्रकार से हमला हुआ, बिल्कुल। 3 बार मैं जेल गया हूं। 3 बार जेल जा चुके और हैं। तीनों बार मैं एक कठिन परिश्रम करके और कठिन बन के आया हूँ, कठिन बन गया है, और ज्यादा मतलब मेरे को मजबूत बदलाव होके आया, आए अंदर से, हो गया। मजबूत होके आए। तो इस बार तो मैं पिटा हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल। इस बार तो मेरी बॉडी को सेका गया है। सीखा गया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि तुमने तो मुझे कम मारा, और मारते, बिल्कुल, कम से कम मेरा शरीर मजबूत तो बनता, पिटने की शक्ति तो पैदा होती मेरे बिल्कुल, अंदर। बिल्कुल, मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ, और मैं कोशिश करूंगा कि भविष्य में अगर मैं कुछ बन गया तो आप मेरे साथ मेरी गाड़ी में घूमेंगे, बिल्कुल, ताकि कल के दिन मेरे को कोई खतरा मंडराता है तो मैं एक ऑर्डर दूंगा, आप किसी को भी 5 मिनट में कूट देंगे। तो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप जहां से भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो आप प्लीज, आप जितनी भी तनख्वाह में काम करना चाहते हैं, आप मेरे साथ ज्वाइन कर लीजिए, मेरे साथ घूमिए। मैं 1 बीघा जमीन निकाल के तुम्हारी तनख्वाह देने के लिए तैयार हूं। तनख्वाह देने को तैयार और मैं आपके साथ कोई केस नहीं लड़ना चाहता, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि बिरजू मयाल केस लड़ने के लिए बनाई नहीं है। बना ही नहीं है, ये मेरे दुश्मन नहीं है, बिल्कुल। इनको भी किसी ने भेजा होगा। भेजा होगा, किसी ने भेजा होगा। ये दुश्मन कहाँ से बन गए, इनका मैंने क्या खा रखा बेचारों का। बिल्कुल, बिल्कुल, कुछ तो डरने की जरूरत नहीं। मैंने तो पुलिस वालों को भी कह दिया, मैंने कहा उनको बुलाओ, कॉम्प्रोमाइज करो, चाय कॉफी पियेंगे, चलते बनेंगे, चलते बनेंगे। खत्म। इतना कुछ होने के बाद भी बिल्कुल निडर होके बिरजू भाई आगे काम करना चाहते हैं। मैं तो चाहता हूँ खुद बिरजू भाई जिस तरह से काम कर रहे थे, भविष्य में आगे कल से ही कहूंगा मैं, कल से बिरजू भाई और तेजी से काम करें और बहादुरी के साथ काम करें। हमारी भी बहुत सारी शुभकामनाएं उनके साथ है, उनके जीवन के साथ है कि उनका जीवन और अच्छे से आगे चले, और हम भी उनको सपोर्ट करेंगे, हम भी उनके साथ बढ़ चढ़ के और अच्छे अच्छे काम करेंगे, बहुत सारे काम करेंगे साथ साथ में। हाँ, जहाँ बहुत सारे घोटाले हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है, वो साथ में मिलके या बिरजू भाई का साहस बढ़ा के, बिरजू भाई को बता के कि अलग कोई बात करें, मेरी बात सुनो। हाँ। कभी आप एक बात सोच रहा हूं
गांव का विकास, गांव गांव से शहर बनता है, शहर शहर से पूरा प्रदेश बनता है, और देखा जाए तो एक एक गांव को जोड़कर ही पूरा उत्तराखंड बनता है। उत्तराखंड बनता है, बिल्कुल। गांव का विकास कौन करता है? ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान करता है, कॉमन सी बात है। बिल्कुल सही बात है। और वो कहाँ का है? हमारे ही गांव का है बिल्कुल या दूसरे गांव का है। बिल्कुल। और सही मायने में अगर देखा जाए तो गांव के विकास की बात करें तो मुख्यमंत्री कहीं भी गलत नहीं है, सही बात, ना ही प्रधानमंत्री गलत है। बिल्कुल सही बात। आगे से बराबर योजनाएं पास हो रही है, पास हो रही है, ग्राउंड जीरो में वो योजनाएं क्यों नहीं दिख रही? क्यों नहीं दिख रही? बिल्कुल सही बात, आप सोचिए, वो सिर्फ कागजी कार्रवाई में है। बिल्कुल बिल्कुल। एक ग्राम प्रधान आप देखना, 5 साल निपटते निपटते उसका एक बड़ा सा 2 मंजिला गौशाला बन जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। उसका बढ़िया सा घर बन जा रहा है, घर बन जा रहा है, उसके घर में टैंक बन जा रहा है, बिल्कुल। 2 ट्रैक्टर ले ले रहा है, बिल्कुल। एक गाड़ी ले ले रहा है 4 व्हीलर, बिल्कुल। 2-3 स्कूटी ले ले रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। कहीं 2-4 बीघा जमीन भी ले ले रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले अगर हमको स्थिति सुधारने की जरूरत है, हाँ तो अब आगे जो पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, हाँ हाँ, उसमें सभी लोग ऐसा प्रधान खड़ा करें जो गांव में विकास कार्य करे, करे, योजनाएं लेके आए। एक ग्राम प्रधान में अगर प्रधानमंत्री के बाद सबसे बड़ा पद है तो वो ग्राम प्रधान का है। बिल्कुल सही बात है। पर सही मायने में ग्राम प्रधान आज काम नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है, उसका कारण ये है, ग्राम प्रधान को पता ही नहीं है। आपने देखा होगा गांव में एक ऑफिस बना रहता है ग्राम प्रधान का, पंचायत घर होता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें एक ब्लॉक में से एक अधिकारी वहां बैठता है, क्या बोलते हैं उसको? पंचायत मंत्री। पंचायत मंत्री। पंचायत मंत्री। पंचायत मंत्री का काम होता है कि वो गांव गांव में जाके ये पूछे, घर घर में जाके किसको गौशाले की जरूरत है, जरूरत है, पर वो पंचायत घर में कभी बैठता ही नहीं, बैठता ही नहीं, वो बिल्कुल ब्लॉक में बैठा रहता है। बिल्कुल वही या बैठा। तो तुम वहां जाओगे तो वो तुमको बोलेंगे फील्ड में जा रखा है। अरे फील्ड तो उसका गांव है, बिल्कुल। जिस जहाँ का जिस मतलब गांव का है, ग्राम सभा का है, वो उसका फील्ड है, वो फील्ड है, तो फिर और किस फील्ड में गया फिर वो? बिल्कुल सही बात है। उसका ऑफिस ब्लॉक नहीं है, उसका ऑफिस वो है पंचायत घर, बिल्कुल। पर उसके नीचे ग्राम प्रधान काम कर रहा है, बल्कि ग्राम प्रधान के नीचे पंचायत मंत्री काम करता है, पंचायत मंत्री काम करता है, उसके इशारों पर काम करता है। पर उत्तराखंड में उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। पहाड़ों की मैं बात करूं हाँ हाँ, तो वीडियो ने और आपके क्या बोलते हैं ब्लॉक में बैठा हुआ जो पंचायत अधिकारी है या फिर ग्राम विकास अधिकारी है, अगर पिछले 5 साल का डाटा निकालोगे तो इन लोगों ने रिजॉर्ट भी बना दिए होंगे, करोड़पति बन गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पैसों वाले बहुत बन गए, बिल्कुल बन गए। मैं अपनी मरी हुई बेटी की कसम खा रहा हूँ, नहीं, इन पर बिल्कुल। अगर जांच होती है तो ये सारे के सारे जेल जाएंगे। चल जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। तो आप बताइए, देखिए वहां से सारी चीजें प्रधानमंत्री जी लागू कर रहे हैं, कर रहे हैं बराबर, कि गांव गांव तक गौशाले पहुंचे, लोगों को घर मिले, सारे काम कर रहे हैं सारे काम हो, प्रधानमंत्री जी, बिल्कुल इस टाइम हमारे नरेंद्र मोदी जी। बिल्कुल। पर यहाँ उसको खा कौन रहा है? बिल्कुल गांव का ग्राम प्रधान जो सीधा साधा बैठा दिया गया था बिल्कुल पिछले चुनाव में, बिल्कुल, उस सीधे साधे ग्राम प्रधान को बेवकूफ कौन बना रहा है? बीडीओ, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी बिल्कुल और युवा कल्याण विभाग, जितने भी ब्लॉक में विभाग हैं, विभाग है, ये सही सब के सब चोर हैं, चोर है, बिल्कुल चोरी कर रहे हैं जनता के पैसों का। सरकार के पैसों का दुरुपयोग अगर कोई कर रहा है तो वो ब्लॉक का अधिकारी है, जिसको गांव के विकास के लिए बनाए थे। सरकार के पैसों का दुरुपयोग अगर कोई कर रहा है तो वो तहसील का अधिकारी है। समझिए इस बात को। बिल्कुल। अगर गांव के ग्राम प्रधान पर ताकत हो तो वो डॉक्टर बैठा सकता है हॉस्पिटल में, गांव के ग्राम प्रधान पर ताकत हो तो वो अपने स्कूल में, जो गांव का स्कूल है उसमें शिक्षा के लिए कोई अच्छा टीचर बैठा सकता है। गांव के ग्राम प्रधान पर ताकत हो, गांव में अच्छा पार्क बना सकता है, कैमरे लगवा सकता है, दोनों तरफ, जिस गांव में दोनों तरफ से रोडें आ रही हैं वहां वो बैरियर बना के गांव को रात को बंद कर सकता है ताकि कोई चोर अंदर ना घुसे। अगर गांव के ग्राम प्रधान में ताकत हो, पढ़ा लिखा हो और समझदार हो, पैसे कमाने में जोर ना हो, तो वो एक भी फेरी वाले को बिना लाइसेंस के अंदर ना घुसने देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर ग्राम प्रधान को आज तक मेरे को लगता नहीं कि उत्तराखंड के ग्राम प्रधानों को अपने पद की गरिमा के बारे में पता हो। बिल्कुल। वो सिखलाए जाते हैं कि भ्रष्टाचार कैसे करना है। बिल्कुल बिल्कुल। आज देखेंगे पिछले 5 सालों में इन्होंने नहरें पोत दी हैं, नहरें बनाई थोड़ी है, बनाई नहीं है, प्लास्टर निकाला, प्लास्टर कर दिया, नई नहर दिखा दी। नहीं दिखा दी। क्या था वो तो इसको तो नवीनीकरण कहेंगे। बिल्कुल, वो तो जड़ से नहर थी, जड़ से नहर, पूरा आरसीसी पड़ती उसके ऊपर नहर खड़ी करी जाती, ऐसा नहीं किया। पुरानी नहर को उसमें से खाली उसका वो निकाला, बीच बीच का जो लगाया था उसमें तकार लगाई थी वही निकाला, वही भरा। लेटरिन का पैसा 12,000 रुपए जो आता है, बिल्कुल बिल्कुल, और 30-35, एक 35 वाला, एक 40 वाला, एक 45 वाले गौशाले हैं, गांव वालों को 28,000 रुपए पकड़ा दे रहे हैं। और तुम्हारे बाकी पैसे ग्राम प्रधान, बीडीओ, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, और लोग बदनाम किसको कर रहे हैं? ऊपर वालों को। सही तरीके में गांव के बीच में ही जो हमारे बीच में रह रहा है, असली मायने में
सारा पैसा तो वो खा गया। वो खा गया। हमारे क्षेत्र में कौन बैठा है? बीडीओ, वीडियो ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम प्रधान, प्रधान, ये तो सब खा गए। बिल्कुल। लोगों ने बदनाम किसको कर दिया? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री को। बिल्कुल। पटवारी सारा भ्रष्टाचार कर भ्रष्टाचार कर दिया। दिया। पटवारी किसके जमीन नाप रहा है? रिजॉर्ट वालों की। रिजॉर्ट वालों गाँव की। तो पहुंच ही नहीं रहा है। बिल्कुल, और बिल्कुल। लोग बदनाम किसको कर रहे हैं? ऊपर, ऊपर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमको ये सोचने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है, पहले सुधारना पड़ेगा गांव के लेवल को, सही ग्राम प्रधान बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, ब्लॉक के अधिकारियों को डर पैदा करना पड़ेगा। बिल्कुल। जिस दिन इनके अंदर डर पैदा हो गई, हम इनके ब्लॉक के आगे बैठ गए, इनका जो पैंट है वो ढीली हो जाएगी। ढीली जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल, सही बात। ये बेलगाम हो रखे हैं। बेलगाम और क्या, सही बात है। ये थी बिरजू भाई की कहानी, जो उनके मतलब जीवन में कैसे उनकी शादी हुई और किस तरह से उन्होंने चीज़ें फेस करी है और कैसे कैसे करके उन्होंने अपने घर वालों को मनाया, ससुराल वालों को मनाया। तो ये सब कहानी थी। बिरजू भाई से हमने बहुत सारी बातें करी और भी हम बहुत सारी बातें आगे वीडियो में करेंगे और ग्राउंड लेवल पे या बिरजू भाई के साथ जाएंगे, सब चीज़ें देखेंगे और कैसे कैसे बिरजू भाई काम करते हैं निडर होके, वो सब देखेंगे। और इस तरह की बहुत सारी वीडियोस में बिरजू भाई हमारे साथ में नजर आएंगे और हम साथ में काम भी करेंगे बहुत सारा। तो एक काम करते हैं, इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। क्यों बिरजू भाई? चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जितना हो सके इस वीडियो को प्यार दो, आप सपोर्ट करो। चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करो चैनल को, प्यार एंड सपोर्ट बनाओ जैसे अभी तक आप बना रहे। तो मिलते जल्दी ऐसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बिरजू भाई को भी नमस्कार, आप सभी को भी जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय पहाड़, जय पहाड़ी। जय पहाड़।